जय हिंद दोस्तों। मैं हुदीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदय वॉरियर्स पे। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं साइंस के 7 चैप्टर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम यहाँ के हमारे बॉडी और प्लांट्स के जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज में जो कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ से हमारा यानी कि जो चैप्टर का जो आईएमपी पार्ट है वो शुरू होता है, जो कि फर्स्ट पॉइंट है एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट में आपको एनिमल्स की नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, जो कि न्यूरॉन का डायग्राम है। जो यहाँ पे आपको जो डाली जैसा दिख रहा है, जो उनकी स्टार्टिंग है उनको डेंड्राइट बोलते हैं। जो सेंटर में जो खाली स्पेस है उनको सेल बॉडी, और बीच में जो आपको डार्क स्पॉट दिख रहा है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लंबी जो लाइन जा रही है, ठीक है, उसको एक्सॉन बोलते हैं, और इस तरफ है नर्व एंडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट थिंग, जैसे कि हम बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे शरीर में जो 6 सेंसेस होते हैं, तो सेंसेस यानी कि जो कि सेंस ऑर्गन को डिनोट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को, किसी टेस्ट या किसी फीलिंग को, फीलिंग नहीं बोल सकते दोस्तों, किसी यानी कि टेस्ट, या अगर हम किसी को अगर सूंघते भी है, किसी को चखते हैं, ठीक है, या हमें कोई बॉडी पे अगर लगता है हमें चोट आती है तो हमें ये जो फील आती है, ठीक है, या हमें जो दर्द होता है, वो सब फीलिंग्स में काउंट होता है। और वो जो पार्ट जैसे कि स्किन है, ईयर है, नोज़, आइज़, टंग, ठीक है, ये सब सेंस ऑर्गन बोले जाते हैं। तो दोस्तों, जिससे यानी कि जिस ऑर्गन से हम टेस्ट डिटेक्ट करते हैं उन्हें गस्टेटरी रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर यानी कि वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और जिससे कि हम स्मेल डिटेक्ट करते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई मिठाई खाते हैं, ठीक है, तो हमें वो मीठी लगती है। वो कैसे हमें पता चला? हमें नाक से तो पता चला नहीं। ठीक है, तो हम उसको खाने के बाद हमारा टंग है, ठीक है, जो टंग है वो जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि मिठाई का टेस्ट जो कि मीठा है। ठीक है, देन उसके बाद है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी कि अगर हम कोई अच्छी स्मेल हमें आती है, ठीक है, तो क्या हम कान से वो उसे सूंघते हैं? नहीं, जनरली हम नाक से सूंघते हैं। ठीक है, तो उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है। इन केस ऑफ ये जो मतलब ये जो अपन न्यूरॉन को डायग्राम दे रखा है, ठीक है, न्यूरॉन का ये जो डायग्राम है वो कि हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। तो जब भी हमें कोई कट लगता है, ठीक है, या हम कहीं पे जलते हैं, तो फर्स्टली उसका जो सिग्नल है, ठीक है, वो इधर डेंड्राइट से एंटर होगा न्यूरॉन में। ठीक है, एंड उसमें से वो सेल बॉडी में और उसमें से एक्सॉन से पास होकर वो नर्व एंडिंग में जाएगा, और वहाँ से दूसरे न्यूरॉन के साथ यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में एंटर होगा। ऐसे करके ये सब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, और फिर ब्रेन जो एक्शन लेगा वहाँ से वही रिस्पॉन्स ठीक उसी तरह उस वे से वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यही मैंने हाईलाइट कर रखा है कि फर्स्टली ये जो डेंड्राइट टिप है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो डेंड्राइट टिप है वहाँ से सिग्नल एंटर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डेंड्राइट के जब अंदर एंटर होता है, ठीक है, तो जो यानी कि जो हमारा सिग्नल है, ठीक है, वो एंटर कहाँ से होता है? तो वो है डेंड्राइट टिप। ठीक है, देन उसके बाद जब वो सेल बॉडी में पहुंचता है तो उसमें कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, ये जो सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, देन उसके बाद वो डेंड्राइट से एक्सॉन यानी कि डेंड्राइट से सेल बॉडी, और सेल बॉडी से फिर वो एक्सॉन से होकर नर्व एंड तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक वर्ड दिया हुआ है जो कि है सीनेप। ठीक है, तो सीनेप क्या है? दो एक्सॉन एंडिंग यानी कि जो ये जो नर्व एंडिंग आपको दिख रही है, ठीक है, यानी कि जो दूसरा एक्सॉन होगा, एक्सॉन नहीं सॉरी, जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसकी डेंड्राइट, और जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच कुछ एक जगह होगी। ठीक है, तो उस जगह को ही सीनेप्स बोला जाता है। देन इसके बाद है इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, क्योंकि जो सिग्नल ये जो कैरी करता है वो एक्सॉन यानी कि न्यूरॉन के थ्रू कैरी करता है, और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो पूरी बॉडी में फैले रहता है। ठीक है, यानी कि हमें कहीं भी अगर चोट लगती है या कुछ भी होता है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट से होकर ऐसे ही मूव करते रहेंगे और फिर वो ब्रेन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एरो दे रखा हुआ है, तो बस वही है। फिर डेंड्राइट से यानी कि फर्स्ट पॉइंट है जो कि वे आर द इन्फॉर्मेशन ही एक्वायर्ड, यानी कि डेंड्राइट है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो उसमें पहला आपको दिया रखा है कि वे आर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो डेंड्राइट टिप से न्यूरन में एंटर करता है। ठीक है, देन उसके बाद है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में वो कहाँ से ट्रैवल करती है। तो ऐसा नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए, इधर ऐसा नहीं पूछा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, अगर वो आएगा तो इसका आंसर है सेल बॉडी।
लेकिन यहाँ पे कहाँ से मतलब वो ट्रैवल करते हैं, तो उसका आंसर आएगा एक्सॉन। देन उसके बाद है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यानी कि दोस्तों ये जो सीनेप है, ठीक है, वहाँ पे पहले जो एक्सॉन में एंटर करेगा, यानी कि न्यूरॉन में एंटर करेगा जब डेंड्राइट एंड से, ठीक है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में फ्लो होना शुरू करेगा। और जब वो सीनेप में पहुँचेगा यानी कि नर्व एंडिंग से बाहर जाएगा, ठीक है, तब वो केमिकल सिग्नल बन जाएगा कि केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो दूसरे न्यूरॉन में एंटर होगा डेंड्राइट के थ्रू और उधर सेल बॉडी में पहुँचेगा, तो वहाँ से फिर से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्ड टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। दोस्तों यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये दो चीज़ पूछी जाती है। यानी कि रिफ्लेक्स मतलब वर्ड आपको पकड़ना है। रिफ्लेक्स यानी कि अगर हम जो सडन जो एक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम चलते हैं, सपोज जो मोमबत्ती रहती है, ठीक है, मोमबत्ती, और मोमबत्ती अगर जल रही है और हमें उसमें आंगली अपनी डाल दे या गलती से आ जाए, ठीक है, तो क्या है, हम उसको तुरंत यानी कि पीछे ले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि में जलन हुई, जलता है, ठीक है, वो, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये जो मतलब वो जला हमें, फिर वो हमारे पूरे ये न्यूरॉन्स के पास होकर गया, फिर हमारे ये देखिए ये ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से होकर वापस आ जाता है और तुरंत हमने वापस ले ली, ठीक है। तो ये जो पाथ है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक और जो हाईलाइट कर रखा है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटली क्विकली, सच कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क की आपको डेफिनेशन दे रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखनी रहेगी, जिससे कि आपकी मार्क्स कट आउट होने की चांस ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी बॉडी में से जब भी कोई सिग्नल आता है तो पहले स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन में आता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन में होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर वापस हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो सेंसरी नर्व है वहाँ से आता है और मोटर नर्व से वापस चला जाता है। तो दोस्तों ये डायग्राम में दिया हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, यानी कि हम अगर कहीं पे चलते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ से हमें जो यानी कि हमें जो इफ़ेक्ट महसूस होता है, ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन एंटर, जैसे कि हम जल है उंगली पे, ठीक है, यानी कि वो स्किन है, तो स्किन है उसको रिसेप्टर बोला जाएगा। और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ये जो सिग्नल जाएंगे उसको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। फिर जो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा उसको, ठीक है, देन उसके बाद वो वहाँ से ऑर्डर देगा कि हमें ये करना है, ठीक है, बॉडी को ऑर्डर देगा, बॉडी पार्ट कि आपको ये फॉलो करना है। तो वहाँ से फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से होकर जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो रिसेप्टर तक उसको वो मोटर न्यूरॉन की थ्रू आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में दिखाया हुआ है। दोस्तों कुछ एक होते हैं ना जिनमें ब्रेन ही नहीं होता, उनके बारे में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ को ध्यान में रख के मैं ये पढ़ा रहा हूँ। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड constitute a central nervous system. They receive information from all parts of body and integrated. दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि बॉडी के सभी पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में आती है, और फिर ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसके बाद ऑर्डर देता है या कमांड करता है कि उसे क्या करना है इन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में रहती है, जो कि अगर हम चाहे ये करना है, ठीक है, अगर हम हमारी इच्छा हो तो ही हम करेंगे। कि कुछ एक एक्शन जैसे कि वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं, वो अपने आप हो जाएगी। देन उसके बाद है हर्ट ब्रीथ यानी कि ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीदिंग। देन ये जो हर्ट अपना होता है, ठीक है, पल्प होता है, ठीक है, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब इनवॉल्यूटरी एक्शंस है। वॉल्यूटरी एक्शंस यानी कि सच एक्शंस विच आर कंट्रोल इन आवर कंट्रोल सच प्रोसेस विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ अवर माइंड, उसको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलेंगे। और इसको हम नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर माइंड यानी कि उसको इनवॉलंटरी एक्शंस बोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जांपल दिया हुआ है, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, ठीक है, ये सब वॉलंटरी एक्शंस के एग्जांपल है, जो कि हम अगर चाहे हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि क्रैनियल नर्व से
और स्पाइनल नर्व से होके बनी है, क्योंकि क्रैनियल नर्व्स है वो ब्रेन से मतलब ब्रेन से निकलती है, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। यानी यहाँ पे दोस्तों बताया गया है ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ के ब्रेन पहले जो कि ब्रेन के 3 मेजर पार्ट है, ठीक है, इनके हम रीजन बोल सकते हैं, उनके नाम दिए गए जैसे कि फोर ब्रेन, क्योंकि जो सामने वाला है थोड़ा ऊपर वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मिड ब्रेन एंड देन उसके बाद है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो दोस्तों जो फोर ब्रेन है जो कि मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है, दिमाग का जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हियरिंग, स्मेल एंड साइट यानी कि देखने के लिए, ठीक है, इन सब के काम में आता है, ठीक है, यानी कि इन सब में इनका मेन रोल होता है। देन उसके बाद है इसके जो कि मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल्स की जो एक्शन है उनको कंट्रोल कौन करता है, वो है मोटर एरिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर ब्रेन ये बड़ा वाला दिख रहा है, जिसके पास है उसको पता रहेगा। देन उसके बाद है हिंड ब्रेन, दोस्तों ये आपको IMP पार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। ऐसे सेरेब्रम और मेडुला का एक फंक्शन है जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन दोनों के अंडर कंट्रोल होती है, ठीक है। यानी कि दिस इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेल वाइटेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है, वो हिंड ब्रेन में पर्टिकुलरली मेडुला के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस है वो मेडुला के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद है देयर आर पॉसिबिलिटी टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड एज सेरेब्रम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसाइजेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। दोस्तों यहाँ पे देखिए वॉलंटरी एक्शंस है वो सेरेब्रम के कंट्रोल में रहेंगी और जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो मेडुला के। यहाँ से जो हर बार 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे आपको दिया गया है हाउ आर टिश्यू प्रोटेक्टेड, यानी कि दोस्तों ये जो दिमाग है, ठीक है, इसका इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चाहिए ना, ठीक है। तो जो ब्रेन है वो एक बॉक्स जैसी मतलब बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर फीट है जिसको बॉनी बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि बोन्स का बना रहता है। फिर उसके बाद द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फील्ड बलून विच प्रोवाइड फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों ब्रेन होता है, ठीक है, उसके बाद आजू बाजू एक बाउंड्री रहती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। यहाँ पे आपको उसका नाम नहीं दिया गया है लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, जो हमें शॉक से बचाता है। यानी कि हमें शॉक लगता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे दिमाग में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर उसके बाद है हाउ डज द न्यूरल टिश्यू कॉज एक्शन। तो दोस्तों जब हम किसी को मारते हैं, ठीक है, दीवार दब ऐसे बहुत ज़्यादा मार देते हैं, ठीक है, कि दोस्तों यहाँ पे मेरा मतलब है सिर्फ एक्शन से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, जो कि फर्स्ट है हाउ डज अ मसल्स है मूव, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो हमारे शरीर में मसल्स रहते हैं, ठीक है, वो मूव कैसे करते हैं। जब दोस्तों उनके सेल्यूलर लेवल अगर हम देखें सेल्यूलर एट द सेल लेवल, ठीक है, तो वो अपने शेप को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों अपने हैंड को हिलाइए, ठीक है, तो आपका जो बाइसेप वाला पार्ट होगा जिसमें मसल है, ठीक है, यानी और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाइसेप से थोड़ा आगे जाए तो यहाँ पे नीचे एक मसल्स रहता है, ठीक, मसल रहता है, ठीक है। अगर आप वो करेंगे तो आपका मसल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके शेप में चेंज आ जाता है। देन उसके बाद है हाउ डू मसल शेप चेंज देयर शेप। तो पहला है कि मसल शेप मूव कैसे करता है, तो ठीक है, तो वो उसके शेप में चेंज करके। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू मसल सेल चेंज, देन वो अपने साइज मतलब अपना शेप कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि मसल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन रहते हैं जो कि इनकी शेप और अरेंजमेंट में जो चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन जो कि IMP पार्ट है जो आपको देख लेना है। एंड उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। दोस्तों आपने ये जो चुई मुई आपको लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि टच मी नॉट प्लांट जिसको हम छूते हैं वो इनकी चुई इनकी वहाँ से रूट जाता है, ठीक है, जो कि मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। ये यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद नीचे दिया गया है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कि जो एक्सटर्नल एक्शन रहती है, ठीक है, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। क्योंकि द प्लांट ऑल्सो यूज द इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। दोस्तों हमारी तरह प्लांट भी सेल टू सेल ये जो इन्फॉर्मेशन जो पास होता है, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक और केमिकल
यानी कि जो सिग्नल्स के रूप में अपनी इन्फॉर्मेशन कैरी करवाते हैं उसको यूज़ में लेते हैं। एंड उसके बाद ये प्लांट से चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ बार सेलिंग और श्रिंकिंग हो जाती है, तो वो पानी की वजह से होती है, ठीक है। देन उसके बाद है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो आपने देखा होगा जो टेंड्रिल्स यानी कि जो हम गुजराती में हम उसको बोलते हैं वेला, ठीक है, बेल, हिंदी में होते हैं उसको बेल, जैसे कि अमर बेल, ठीक है। तो जो किसी का सपोर्ट मिलते ही ऊपर चढ़ने लगती है। तो दोस्तों जिस पार्ट में यानी कि जिस पार्ट की तरफ फर्स्ट थिंग ये जो ऊपर चढ़ती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे लंबी होती जाती है। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों उसकी जो टीप है, ठीक है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, जो उसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि सभी प्लांट में ऑक्सीजन रहता है उसके टीप में, ठीक है, जो कि उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ठीक है दोस्तों, किसी का सपोर्ट मिलते ही वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। और दूसरी बात आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट, अभी अगर आपको साइंस लेना है, ठीक है, तो आपको एक गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि सपोर्ट की तरफ लगा भाग होगा, ठीक है, टेंडर का यानी कि किसी भी बेल का, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो सपोर्ट पे लगा है उससे जो ऑपोजिट वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर सनशाइन पड़ती है, ठीक है, वो पार्ट ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है और उनका ग्रो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको वो एग्जांपल दे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो लाइट की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ एक यहाँ पे स्टिमुलाई है, ठीक है, जैसे कि जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, यानी कि ये जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई के अगेन यानी कि उनके सामने ये जो प्लांट्स अपने रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, रिवर्स में, उनको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हर बार प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज़ जियोट्रोपिज्म, उसके एग्जांपल पूछा जाता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्शंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जियोट्रोपिज्म आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है बुक में, ठीक है। इनकी जो कि रूट है उनका ग्रोथ डाउनवर्ड होता है और उनके शूट है, ठीक है, प्लांट्स का रूट जो कि अपवर्ड मोशन करता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में उनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जो कि जियोट्रोपिज्म बोला जाता है। ऐसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही वो जो रूट्स होते हैं वो उनकी तरफ मूव करते हैं, यानी कि एक्शन शो करते हैं, जिसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। और उसके बाद केमोट्रोपिज्म यानी कि जो कि केमिकल के रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है, जो जैसे कि अगर जैसे पोलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा पर लैंड होता है, ठीक है, देन उसके बाद पोलन ट्यूब जो कि डेवलप होती है वो ओवरी यानी कि ओव्यूल की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो वो केमोट्रोपिज्म बोला जाता है। एंड उसके बाद एक और है दोस्तों थिग्मोट्रोपिज्म, जो कि बुक में दिया नहीं हुआ है, जिसका मतलब है जो कि थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि कोई सॉलिड थिंग है, ठीक है, जैसे कि पत्थर है या अन्य कोई मेटल है, ठीक है, उनके टच में आते यानी कि उनके कांटेक्ट में आते प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, उनको थिग्मोट्रोपिज्म बोला जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ IMP है, जो जैसे कि कुछ एक लिमिटेशन भी है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि अपने रिसेप्टर की तरह, यानी कि रिसेप्टर जो फील करता है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन में एक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो जो पास होती है जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं, उनकी भी कुछ लिमिटेशन रहती है। जैसे कि एक आपको दी हुई है कि वो सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुंच पाती है जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, बॉडी के सभी पार्ट उनसे कनेक्टेड नहीं रहते, जिसकी वजह से वो सभी पार्ट तक पहुँच नहीं पाता है। एंड सेकेंडली जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो कंटिन्यू यानी कि जो सेल में जनरेट होगा, ठीक है, देन उसमें से ट्रांसमिट होगा, लेकिन सेल इतना एबल नहीं होता कि वो उसे कंटिन्यूसली यानी कि कंटिन्यूसली उनको जनरेट और ट्रांसमिट कर सके, उसके लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है, जो कि उनकी सेकेंड लिमिटेशन है। देन उसके बाद डिफरेंट प्लांट हार्मोन हैव टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ में दोनों में ठीक है कुछ एक हार्मोन हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, वो इन प्लांट के शूट के टीप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जिबर्लिन और साइटोकिन के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि जिबर्लिन है जो कि ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, वही ऑक्सीजन की तरह काम करता है और उनको ग्रोथ में हेल्प करता है। दैन उसके बाद है साइटोकिनिन, जो कि यानी कि प्लांट में जो भी पार्ट्स है जहाँ पे सेल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये मौजूद होता है और
सेल डिवीज़न में अपने हेल्प करता है, अपना योगदान देता है। तो इसके बाद है एब्सिसिक एसिड। तो दोस्तों हम कहते हैं ना सभी जगह पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, या कोई उल्टे लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी एब्सिसिक एसिड वही काम कर रहा है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। जैसे कि उसका इफेक्ट हम देखते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों इंटेक्स क्वेश्चन, ये सब जो हॉर्मोन्स है वो IMP है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ने इसके बाद एक इथाइलिन भी आएगा जो कि बुक में दे नहीं रखा लेकिन आपको गाइड में मिल जाएगा, ठीक है, जो कि राइपनिंग ऑफ फूड की फ्रूट जो कि उनको पकाने में हेल्प करेगा। देन यहाँ पे एनिमल्स में हार्मोन के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि फर्स्ट है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रेनल उसको एड्रेनलिन हार्मोन कहता है, ठीक है। तो मैं जो फीलिंग्स है सभी, ठीक है, एंगर, हैप्पीनेस और वो सब वो एड्रेनलिन के कारण होती है। देन उसके बाद है एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये देखिए जो एड्रेनलिन है, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में यानी कि जो डिजोल्व फॉर्म में उनके अंदर कैरी होता है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। देन जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, रिजल्ट इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। ये सब कैसे होता है दोस्तों, जो एड्रेनलिन होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, ठीक है, कि इसका इफेक्ट हार्ट पर भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई में उसकी पंपिंग में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा कि कंट्रक्शन ऑफ मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरीज, कि दोस्तों जो आर्टरीज पूरे बॉडी में फैली हुई है, ठीक है, तो मसल्स के कारण अगर जो आर्टरीज है उनके फ्लो में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। देन इसके बाद नीचे दिया हुआ है, नीचे पहुँचे तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हुए हैं मेल और फीमेल जो कि ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो ग्लैंड है जो कि थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, थायरोइडिन जो कि आयोडीन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जहाँ से थायरोइड ग्लैंड है जहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन रेगुलेट होता है, ठीक है, जो को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है, ठीक है, जो कि हमारी ग्रोथ को बैलेंस भी करता है। देन अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग को आयोडीन की कमी रहती है, ठीक है, तो वो गोइटर रोग से यानी कि जो बीमारी है उससे सफ़र करते हैं, जिसका अगर हम देखें वो कैसे डिटेक्ट होगी, अगर डिटेक्ट मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये गोइटर से मतलब सफ़र कर रहा है, तो उसकी जो नेक है वो स्वोलन होगी, ठीक है। देन इसके बाद है स्वार्टोल यानी कि जो दोस्तों ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं तो उसको हम तो इसकी वजह से जायंटिज्म हो जाएगा, और अगर वो शॉर्ट यानी कि वो कम डेवलप, ठीक है, उनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से ट्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है प्यूबर्टी। तो दोस्तों प्यूबर्टी हम देखते हैं जो कि 12 से 18 यानी कि 12 से 18 जो कि ये ज़्यादा मानी जाती है प्यूबर्टी की, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी में कुछ एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन ऑन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, जो कि दोनों हार्मोन के बारे में आपको बताया गया है। देन इसके बाद है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ क्या है, जो कि इंसुलिन की वजह से होती है, ठीक है, कि इंसुलिन की वजह से मीन्स अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो इसको डायबिटीज़ के लेवल को कम करता है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल, ठीक है, जो कि पेनक्रियाटिक इंसुलिन जो कि खुद एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, वो ब्लड लेवल को यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों यही हार्मोन और उनके ग्लैंड और उनके फंक्शन के बारे में आपको एक बढ़िया टेबल के रूप में बताया गया है, ठीक है, तो आपको देख लेना है। देन उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन और उसके बाद ये पिंक कलर का जो IMP पार्ट है, ठीक है, वो आपको देख लेने हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।